हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्पादन फलन। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में उत्पादन फलन के अर्थ के बारे में जाना था और उत्पादन फलन की क्या मान्यताएं हैं, क्या अजम्पशंस होती हैं, ये देख लिया था। अभी हम देखते हैं कि उत्पादन फलन की मुख्य विशेषताएं या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्शन फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता होती है वो है कि उत्पादन फलन जो है वो आदायों और उत्पत्ति के मध्य एक तकनीकी संबंध होता है। हमने पहले भी देखा था आदाय क्या होते हैं। आदाय का मतलब होता है इनपुट्स या फिर वो साधन जो उत्पादन में के प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं, और उत्पत्ति होता है हमारा फाइनल आउटपुट जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट्स और आउटपुट के बीच में एक टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। इसमें साधनों की कीमतों का समावेश नहीं होता है। इसमें हम प्राइसेस नहीं देखते हैं, इनपुट्स की कीमत कितनी है, हम केवल देखते हैं कि कितने इनपुट्स लगाने पर कितना आउटपुट प्राप्त हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट विशेषता आती है कि उत्पादन फलन दिए गए आदायों से उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा अथवा एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए आवश्यक आदायों की न्यूनतम मात्रा के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उससे हमें पता चल जाता है कि अगर हमें उत्पत्ति की एक पर्टिकुलर मात्रा उत्पादित करनी है, सपोज़ अगर हम देखें कि हमें जो है 50,000 यूनिट्स का उत्पादन करना है, तो उसके लिए हमें कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितने इनपुट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या न्यूनतम कितने इनपुट्स के यूज़ से ये हमें उत्पादन प्राप्त हो सकता है। ये इसका ज्ञान हमें उत्पादन फलन के द्वारा होता है। तीसरा आता है इसमें कि उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड से होता है। अर्थात एक निश्चित समय अवधि में जो इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं उसमें ये संबंध बताता है, क्योंकि अगर एक टाइम पीरियड में चेंजेस होगा तो प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। हर समय अवधि का अलग अलग उत्पादन फलन होता है, तो एक उत्पादन फलन का संबंध एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ही होता है। नेक्स्ट विशेषता आती है कि किसी भी फर्म का उत्पादन फलन तकनीक के स्तर पर निर्भर करता है कि वहाँ पर टेक्निक क्या है, क्या तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वहाँ पे तकनीक और प्रौद्योगिकी, टेक्निक और जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसमें चेंजेस से प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज हो जाता है। अगर हम और एडवांस्ड और नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा अलग होगा। पुरानी और ऑब्सोलीट टेक्निक्स का यूज़ करने से प्रोडक्शन फंक्शन भी हमारा चेंज हो जाता है। इसके अलावा कुछ विशेषताएं और हो सकती है उत्पादन फलन की। ये देख लेते हैं कि एक तो होता है कि जब व्यावसायिक फर्में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को घटाती बढ़ाती है, तो उत्पादन की भौतिक मात्रा में होने वाला परिवर्तन अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है। ये जब हमने मान्यताएं देखी थी तब भी देखा था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट रन अल्पकालीन और एक होता है लॉन्ग रन। अल्पकालीन में ये माना जाता है कि कुछ साधन जो है फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील या फिर वेरिएबल होते हैं, जबकि लॉन्ग रन में ज़्यादातर उत्पादन के साधनों को परिवर्तनशील ही माना जाता है। तो शॉर्ट रन में जब कुछ साधन वेरिएबल हैं और कुछ साधन जो है फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं, ऐसे में उत्पादन का जो फलन हमें प्राप्त होता है उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है, और या फिर इसे जो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स उत्पत्ति के नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति का नियम, ये होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। वहीं जब उत्पत्ति के सारे साधन दीर्घकाल में परिवर्तनशील होते हैं, उनको मात्रा में परिवर्तन करना संभव होता है, तो ऐसे उत्पादन फलन को कहा जाता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, और या फिर इसे नाम दिया जाता है
रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल हिंदी में कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। तो जहाँ पर ये तो है उत्पत्ति के नियम, वहीं पर जो है लॉन्ग रन जो होता है, दीर्घकालीन होता है, वो होता है पैमाने के प्रतिफल। तो ये भी कुछ विशेषताएं प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषता में हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक विशेषता है जो हमने मान्यता में भी देखा था कि उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ सीमा तक उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन जो है संभव होता है, ऐसा हमने माना गया था, ऐसा हमने अज्यूम किया था। इसका मतलब हुआ कि कुछ सीमा तक, सपोज़ हम यहाँ पर सुविधा के लिए देखते हैं कि उत्पादन के दो साधनों का प्रयोग किया जाता है, एक है श्रम, एक है पूंजी। आपको याद हो तो जब हमने उपभोग पढ़ रहे थे तब भी हमने सुविधा के लिए केवल दो वस्तुएं ली थी, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। वास्तविक जीवन में तो हम बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमने केवल दो वस्तुएं ली थी। इसी प्रकार वास्तविकता में तो उत्पादन के लिए बहुत सारे उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम केवल यहाँ पर दो उत्पादन के साधनों को देखते हैं। एक है श्रम, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में लेबर कहते हैं। एक होता है कैपिटल पूंजी, इसे हम के से डिनोट करते हैं। तो ये उत्पादन फलन ये मानकर चलता है कि कुछ सीमा तक श्रम और पूंजी एक दूसरे के प्रतिस्थापन होते हैं या उनको एक दूसरे के स्थान पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये उत्पादन फलन की जो है कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें हमने एक उत्पादन फलन लिया है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं ये हमने एक यहाँ पे लिया है आउटपुट की मात्रा, ये है लेबर और ये कैपिटल, 3 कॉलम्स बनाए हैं। इसमें बोला है हमने कि अगर हमें 50 इकाइयों का उत्पादन करना है तो हमें लेबर की 10 यूनिट्स और पूंजी की 5 मात्राओं की आवश्यकता होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे उत्पादन फलन में, 50 इज़ द फंक्शन ऑफ 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। 50 इज़ द फंक्शन ऑफ, इसको अपन लिख सकते हैं 10L और 5K, यानी कि 10 इकाई लेबर का 5 इकाई पूंजी का उपयोग करने पर हमें 50 इकाइयाँ उत्पत्ति की प्राप्त होती है। तो ये आउटपुट हो जाता है, ये इनपुट हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमने सेम इकाइयाँ हमें प्राप्त हुई हैं, 10 इकाइयाँ लेबर की और 5 इकाई पूंजी की प्रयोग करी है, फिर भी हमें उत्पत्ति जो है अधिक मिल रही है सेकंड केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है तकनीकी प्रगति हुई है। तकनीकी प्रगति होने से क्या है, जब लेबर और पूंजी की बराबर मात्रा में भी प्रयोग करने से हमें अधिक उत्पादन मिलता है, क्योंकि अब हमारी तकनीक में परिवर्तन हो गया है, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 60Q इज़ द फंक्शन ऑफ 10L और 5K। तो इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन को लिखा जाता है। ये होता है हमारा उत्पादन फलन। फिर आता है उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? उत्पादन फलन की जो प्रकार हैं उनको हम मुख्यतः 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ऐसा उत्पादन फलन जहाँ पर केवल एक ही परिवर्तनशील साधन होता है। दूसरा है वह प्रोडक्शन फंक्शन, वह उत्पादन फलन जहाँ पर 2 परिवर्तनशील साधन होते हैं, और वह उत्पादन फलन जहाँ पर सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी देख लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन विथ 1 वेरिएबल इनपुट, वह उत्पादन फलन जहाँ पर केवल एक ही साधन परिवर्तनशील है, बाकी सारे साधन जो है स्थिर होते हैं। ऐसा उत्पादन फलन कब होता है? ऐसा उत्पादन फलन अल्पकाल में होता है, क्योंकि अल्पकाल में हम ये मानकर चलते हैं कि अन्य सभी साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा को हम परिवर्तित करते हैं, जिससे हमारी उत्पत्ति की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो शॉर्ट रन या अल्पकाल एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर उत्पादन के हमने देखा बहुत सारे साधन होते हैं। कौन से थे? लेबर था, कैपिटल था, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है, ये सारे उत्पादन के साधन होते हैं। अल्पकाल में ये माना जाता है कि सारे उत्पादन के साधन स्थिर है, केवल एक उत्पादन का साधन परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार के उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन, या फिर उत्पत्ति के नियम भी कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। दूसरा आता है
वह उत्पादन फलन जहाँ पर केवल दो उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ये भी शॉर्ट रन की ही एक अवस्था होती है, अल्पकालीन उत्पादन फलन ही होता है ये भी। इसमें फर्म क्या करती है, अपने उत्पादन के बाकी सारे साधनों को स्थिर रखकर दो साधनों को जो है परिवर्तित करती है। फॉर एग्जाम्पल बाकी सारे साधन स्थिर रखकर हमने यहाँ पर लेबर और कैपिटल जो है इनको परिवर्तनशील रखा है, इनको चेंज किया है और इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित भी कर सकती है। लेबर मान लो महंगी है तो लेबर के स्थान पर पूंजी को प्रतिस्थापित कर दें, और पूंजी अपेक्षाकृत अगर महंगी उपलब्ध हो रही है तो उसके स्थान पर पूंजी को कम कर श्रम को प्रतिस्थापित कर दें। ये भी उत्पत्ति के नियमों लॉज ऑफ रिटर्न्स के अंतर्गत ही आता है। तो फर्स्ट और सेकंड केस जो है ये हमारा बेसिकली अल्पकालीन उत्पादन फलन के टाइप्स हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पर केवल एक या केवल दो ही साधन परिवर्तनशील होते हैं, बाकी सभी साधनों को स्थिर माना जाता है। तीसरा साधन होता है या तीसरा इसका टाइप होता है वो है जहाँ पर उत्पादन फलन में सभी जो है इनपुट्स जो है वेरिएबल होते हैं। यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। दीर्घकाल में ऐसा माना जाता है कि सफिशिएंट समय होता है, हमारे पास बहुत समय होता है और इसके कारण सभी साधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार एक फर्म है जो परिवर्तित कर सकती है। यहाँ तक कि उत्पादन का जो पैमाना होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसको भी ये अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है। तो ऐसे जो उत्पादन के साधन होते हैं जहाँ पर सारे उत्पादन के साधन या परिवर्तनशील होते हैं वो होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसे जो है पैमाने के प्रतिफल या फिर रिटर्न्स टू स्केल भी कहा जाता है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है रिटर्न्स टू स्केल, ये अभी हम डिटेल में इन पे पूरा एक चैप्टर है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। उत्पादन के फलन जो है बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप्स के उत्पादन के फलन हैं, लेकिन एक कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से उत्पादन फलन को डिफ़ाइन किया है। तो जो पॉल एच डगलस और सी डब्ल्यू कॉब, दो अर्थशास्त्री हुए थे, पॉल एच डगलस और सी डब्ल्यू कॉब। उनके अमेरिका के जो है समस्त निर्माणकालीन उद्योग के अनुभवजन्य, उन्होंने जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने वहाँ की एक्सपीरियंस लेकर उनकी एम्पिरिकल स्टडी करके वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी या निर्माणकारी उद्योग था उसके हिसाब से एक उत्पादन फलन को डिफ़ाइन किया, एक प्रोडक्शन फंक्शन उन्होंने दिया। इसी कारण इस प्रोडक्शन फंक्शन को जो है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं उनके नाम से। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन किस प्रकार से था आइए देख लेते हैं। उन्होंने इस प्रोडक्शन फंक्शन में बोला कि क्या है, Q इज़ दी फंक्शन ऑफ K L A C 1 माइनस A। इस प्रकार का इन्होंने ये फंक्शन दिया है। इसका मतलब होता है कि आउटपुट जो है Q यहाँ पे हो जाता है आउटपुट या उत्पादन की मात्रा, इज़ दी फंक्शन ऑफ, यहाँ पे K जो है ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक धनात्मक स्थिरांक है। L हमने यूज़ किया है श्रम के लिए और पूंजी के लिए, कैपिटल के लिए यहाँ पर इन्होंने C यूज़ किया है। ऊपर A और 1 माइनस A जो है इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स दिए हैं। तो इस प्रकार का एक उत्पादन फलन दिया जिसे हम कहते हैं रेखीय समरूप प्रथम कोटि का उत्पादन फलन, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं ये इन दोनों का सम जो है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसीलिए इसे जो है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। सम किस चीज़ का, अगर देखें तो L के ऊपर कांस्टेंट लिया है A और C के ऊपर कांस्टेंट लिया है 1 माइनस A, तो जो ये कांस्टेंट्स लिए गए हैं इन दोनों का टोटल 1 के बराबर है, इसीलिए ये जो है लीनियर समरूप जो है प्रथम कोटि का उत्पादन फलन माना जाता है। इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट Q इज़ दी कांस्टेंट जो है K इज़ दी फंक्शन ऑफ L 3/4 और C 1/4, यानी कि 25% पूंजी का उपयोग करके 75% लेबर का उपयोग करके हमें जो है आउटपुट प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे भी देखो 3/4 प्लस 1/4,
L और K के ऊपर जो हमारे कॉन्स्टेंट्स लिए गए हैं इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर है, इसीलिए ये जो है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। लीनियर भी है और होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है। इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका डायग्राम इन्होंने दिया इस प्रकार से। इस डायग्राम में अगर हम देखें, एक्स एक्सिस पर श्रम का उपयोग किया गया है, वाई एक्सिस पर पूंजी का उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो ही उत्पादन के साधन लिए हैं। तो इन उत्पादनों के साधनों के हिसाब से ये हमारे जो है आइसोक्वांट्स कर्व हैं, या जैसे हमने उपभोग में तटस्थता वक्र पढ़े थे जो कि बताता था कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जहाँ पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। उसी तरीके से ये जो आइसो प्रोडक्शन कर्व है, जिन्हें हम आइसोक्वांट्स भी कहते हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वो आइसोक्वांट्स या आइसो प्रोडक्शन कर्व या सम उत्पत्ति वक्र है ये IP1, IP2, IP3। और ये क्या होते हैं? सम उत्पत्ति वक्र वह वक्र होते हैं जो दो उत्पादन के साधनों के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे उत्पादक को बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। यानी वो इस कर्व पर किसी भी बिंदु पर रहे उसे समान उत्पत्ति मिलेगी, इस पर किसी भी बिंदु पर रहे उसे समान उत्पत्ति मिलेगी, या IP3 के किसी भी बिंदु पर उसे समान उत्पत्ति मिलेगी। तो जो काम तटस्थता वक्र उपभोक्ता के लिए कर रहा था वही कार्य सम उत्पत्ति वक्र उत्पादक के लिए करता है। यहाँ पर हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, इसलिए हम उत्पादन की बात करते हैं, तो हम उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो है इस तरीके से ये तीन प्रोडक्शन आइसो प्रोडक्ट कर्व्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर सबसे निचले आइसो प्रोडक्शन कर्व पे इस उत्पत्ति कम होगी, फिर उत्पत्ति थोड़ी ज़्यादा, फिर उत्पत्ति और ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों के जैसे IP1 पे Q बिंदु पर OL1 श्रम और OC1 पूंजी का इस्तेमाल करके 100 इकाइयों का उत्पादन होता है। इसी तरीके से IP2 पे OL2 श्रम और OC2 पूंजी का इस्तेमाल करके 200 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे जैसे ऊपर समुत्पत्ति वक्रों पर जाते हैं वैसे वैसे उत्पादन का स्तर बढ़ता जाता है। तो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो इसके साथ ही हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन है या उत्पादन फलन है, इसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अभी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसके बारे में जाना है। आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे आइसोक्वांट्स क्या होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।